हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, हम पॉलिटी में अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमने पूर्ण कर ली थी। उसके पश्चात हम नेक्स्ट भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित एक तथ्य जो हमने बीच में एक बार डिस्कशन किया था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो विभिन्न देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इनमें मुख्य रूप से 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करने के पश्चात विभिन्न तथ्यों को जुटाकर भारतीय संविधान की सर्वश्रेष्ठ रचना में महत्वपूर्ण भूमिका उन तथ्यों, उन विषयों की रही जिनके बारे में हम मुख्य रूप से कौन कौन से देशों से कौन कौन सी जो चीज़ें हैं स्रोत के रूप में हमने अपने संविधान में निर्धारित की, उनकी बातें हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत हम यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में हम देखेंगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर सामने आती है वो यही आती है कि भारतीय संविधान के विभिन्न जो स्रोत हैं उनमें सबसे बड़ा स्रोत क्या रहा? सबसे बड़ा स्रोत, तो दोस्तों सबसे बड़ा स्रोत, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आप बता सकते हैं आराम से 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम वर्तमान भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, क्योंकि जब हमने भारतीय संविधान का 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था तो इसमें एक बात आपको विशेष रूप से बताई गई थी कि इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग निर्धारित किए गए थे। तो उसका 2/3 जो बात 1935 के अधिनियम के स्रोतों में निर्धारित की गई थी, उसका 2/3 भाग हमने जो मूल संविधान जब निर्धारित किया तो उसमें ऐसा का ऐसा निर्धारित कर दिया। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। और अगर बात करें देशों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा रहा, तो आप बता देंगे इंग्लैंड या कह सकते हैं ब्रिटेन। एक ही बात है, इंग्लैंड या ब्रिटेन। अगर देशों की बात करते हैं, देशों में इंग्लैंड से हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें ग्रहण की हैं, क्योंकि लंबी अवधि में हम इंग्लैंड या ब्रिटेन की जो गुलामी है उसमें रहे हैं। तो वहाँ के कानूनों, वहाँ की विधियों से संबंधित जो भी विशिष्ट बातें थी वो हमने अपने संविधान में ग्रहण की है। तो हम यहाँ दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। सब भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्यों? क्योंकि 2/3 जो वर्तमान संविधान है वो आधारित है 1935 के भारत शासन अधिनियम पर। और देशों में अगर सबसे बड़ा स्रोत हम यहाँ पर देखेंगे तो इंग्लैंड या ब्रिटेन। तो भारतीय संविधान के जो विभिन्न स्रोत हैं उसमें भारत शासन अधिनियम से जो मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज़ें निर्धारित की गई, तो दोस्तों आप आराम से बता सकते हैं, जैसे न्यायपालिका, इसके अलावा आपात उपबंध, इसके अलावा अध्यादेश,
इसके अलावा जो हमारे यहाँ एक पद है CAG, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उसके पद के बारे में भी आप यहाँ बता सकते हैं। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक विवरण। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं, ऐसी बातें हैं दोस्तों जो हम देख सकते हैं 1935 के अधिनियम में हमने देखी हैं, और वही चीज़ें हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से वर्तमान भारतीय संविधान में अंतर्निहित कर दी हैं। तो इन स्रोतों के बारे में आप ध्यान रख लेंगे, इसीलिए सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। देशों में सबसे बड़ा इंग्लैंड, उसके बाद में आ जाएगा अमेरिका, और अमेरिका के बाद में आ जाएगा आपका आयरलैंड। इसके बाद में कौन सा आएगा? आयरलैंड। ये क्रमबद्ध रूप से आप ध्यान रख लेंगे, यानी इन चीज़ों से हमने, इन देशों से सबसे ज़्यादा हमने प्रेरणा ग्रहण की है भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में। अब हम एक एक करके विभिन्न देशों के जो प्रमुख स्रोत हैं, कौन से देश से हमने कौन सी चीज़ें ग्रहण की हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पर देखेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने वर्तमान भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है उसकी कौन सी चीज़ों को स्थान दिया है। तो हम एक एक करके यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है भारतीय संविधान में, ब्रिटेन से हमने जो चीज़ ग्रहण की है, वो पहली बात ये आप सभी लोग आराम से बता सकते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन प्रणाली कह सकते हैं हम। संसदीय शासन प्रणाली जैसे इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली चलती है, वैसे ही संसदीय शासन प्रणाली हमने भी अपने देश के संविधान में अंतर्निहित कर ली, जोड़ ली। जैसी प्रक्रिया वहाँ है वैसी प्रक्रिया ही हमारे यहाँ है। जैसे संसदीय शासन प्रणाली में उच्च सदन, निम्न सदन जैसे हमारे हैं, वैसे ही ब्रिटेन में उच्च सदन, निम्न सदन है। तो इसी प्रकार की व्यवस्था आज हमारे भारतीय संविधान में है। तो ये प्रणाली हमने कौन से देश से ग्रहण की है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। इसके बाद में संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत हम देख सकते हैं संसदीय विशेषाधिकार। ये शब्दावली भी ध्यान रखेंगे आप, संसदीय विशेषाधिकार। तो संसदीय विशेषाधिकार भी हमने कौन से देश से ग्रहण किए हैं? तो ये भी आप बताएंगे इंग्लैंड से। ठीक है, संसद को जो विशेष अधिकार होते हैं ये ऐसे ही ब्रिटेन में है या इंग्लैंड में, और वैसे ही हमारे देश में हम इस देश के संविधान से प्रेरित होकर हमने अपने संविधान में इनको जगह दी है। उसके पश्चात दोस्तों एक है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था है वो भी हमने कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की है। वर्तमान में आपको पता है भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद एक अग्रणी भूमिका निभाती है, और कह सकते हैं वास्तविक कार्यपालिका भारत में जो पाई जाती है वो मंत्रिपरिषद में ही निहित है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया ही प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। सामूहिक उत्तरदायित्व है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है दोस्तों। लोकसभा सामूहिक उत्तरदायित्व की जो भावना है वो हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है? तो ये भी आप बता देंगे, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की है। उसके पश्चात इकहरी नागरिकता, इकहरी या कह सकते हैं एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, इकहरी या एकल नागरिकता, यानी भारत जिस प्रकार ब्रिटेन में ये व्यवस्था है कि अलग अलग नागरिकताएं नहीं है, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, हमारे भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यानी हम लोग चाहे जयपुर के हों, चाहे सीकर के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे तमिलनाडु के हों, समझ रहे हैं मेरी बातों को? चाहे कहने का मतलब देश के किसी भी कोने से हमारा संबंध क्यों ना रहा हो,
हमारे पास एक ही नागरिकता है और हम क्या हैं, भारतीय हैं। हमारे पास राज्यों की या अपने स्थानीय स्तर की कोई अलग से नागरिकता नहीं है। तो इकहरी या एकल नागरिकता भी हमने कहाँ से ग्रहण की है, ब्रिटेन से ग्रहण की है। और भी बहुत ज़्यादा तथ्य हैं दोस्तों जो हमने ब्रिटेन से ग्रहण की हैं। वो कौन कौन से हैं? विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, इसके अलावा विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, ये भी हमने, या कह सकते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, यानी कानून किस प्रकार से बनाया जाता है सबको पता है। संसद कानून बनाती है, लोअर हाउस अपर हाउस हम दोनों देखते हैं, उच्च सदन निम्न सदन दोनों से पारित होता है, राष्ट्रपति के पास में जाता है, राष्ट्रपति उसके ऊपर अपनी स्वीकृति देता है, तब वो कानून का रूप धारण करता है। एक मतलब प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया भी इसी प्रकार की इंग्लैंड देश में है, वो ही हमारे संविधान में हमने उसी देश से प्रेरित होकर ग्रहण की है। उसके पश्चात दोस्तों विधि के समक्ष समानता, बहुत अच्छी बात है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये बात भी हमने कौन से देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण की है? तो हम आप यहाँ पर बता देंगे, ब्रिटेन के संविधान से या इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण की है। उसके पश्चात जो भारत में आप बता सकते हैं CAG का पद, उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष का पद, लोकसभा अध्यक्ष का पद, लोकसभा अध्यक्ष का पद जो अनुच्छेद 93 में अंतर्निहित है। उसके पश्चात महान्यायवादी, महान्यायवादी जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, अटॉर्नी जनरल जिसको हम कहते हैं, महान्यायवादी का पद, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है दोस्तों? तो आप बता देंगे ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। ये परीक्षा में 2018 में पूछा भी गया है, महान्यायवादी का प्रश्न आया हुआ है। हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। उसके बाद में राष्ट्रपति की स्थिति, राष्ट्रपति की स्थिति कहने का मतलब एक तरह से जो इंग्लैंड में सम्राट की स्थिति है उसी प्रकार से भारत में राष्ट्रपति की स्थिति मानी जाती है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका, वैसे भारत का सबसे उच्च या संवैधानिक पदाधिकारी सबसे बड़ा जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। इसलिए राष्ट्रपति की स्थिति जिस प्रकार से ब्रिटेन में है उसी प्रकार से भारत में मानी गई है। इसके अलावा नौकरशाही, नौकरशाही, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट होती है दोस्तों। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, हेबियस कॉर्पस इसको बोला जाता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या आएगी, तब हम उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से देखेंगे क्या होती है। नौकरशाही की व्यवस्था हमने कहाँ से ग्रहण की है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हमने कहाँ से ग्रहण किया है, तो ये आप बताएंगे ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संविधान से ये चीज़ें हमने ग्रहण की हैं। उसके पश्चात और चीज़ें देखते हैं तो चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आज हमारे वर्तमान जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें हम देखते हैं भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था चलती है, और ये जो लाइन आप दिख रहे हैं, चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट के आधार पर जीत की प्रक्रिया
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इसको कहा जाता है। अग्रता ही विजेता कहने का मतलब ये प्रक्रिया भी हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है, इंग्लैंड के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। और उसके पश्चात आप बता देंगे एक भारत में एक समिति है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति जो आय और व्यय का आकलन करती है कहने का मतलब जो भारत में CAG अभी हमने देखा था ये पद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों पर जांच करती है लोक लेखा समिति। और इसके अलावा एक जिला कलेक्टर का पद, जिला कलेक्टर का पद, जिला कलेक्टर का पद ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है दोस्तों, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में कौन कौन से स्रोत निर्धारित किए गए इसके बारे में आप बेहतर जान सकें। अगर नहीं समझ में आया तो वापस पुनः एक बार अवलोकन करें आप, ताकि आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। हमने भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं इसकी शुरुआत की है, तो हम वापस पुनः देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान में जो सबसे बड़ा स्रोत माना गया है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम माना गया है। और देशों में सबसे बड़ा स्रोत इंग्लैंड यानी ब्रिटेन को माना गया है, दूसरा अमेरिका और तीसरा आयरलैंड का स्थान माना जाता है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कौन कौन सी ऐसी बातें थी जिनको शामिल किया गया, तो यहाँ पर न्यायपालिका, आपात उपबंध, अध्यादेश, CAG का पद, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, इन सभी बातों का निर्धारण कर दिया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। उसके पश्चात हम विभिन्न देशों से हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन सी बातों का निर्धारण किया गया, कौन कौन से स्रोतों को जोड़ा गया, तो उनका हम यहाँ पर एक एक का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में जो चीज़ ग्रहण की गई वो पहली संसदीय शासन प्रणाली। वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था में संसदीय शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है आप लोगों को, वो हमने ब्रिटेन इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को कौन कौन से विशेष अधिकार मिले हुए हैं सबको पता है। कानून निर्माण करती है संसद और उन्हीं कानूनों से हमारे देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। मंत्रिपरिषद आपको पता है भारत में वास्तविक कार्यपालिका मानी जाती है। सामूहिक उत्तरदायित्व, लोकसभा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये बात हमने देखी है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति। ये हमने आगे जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर यह बातें आएंगी अनुच्छेद 75(3) में, तो वहाँ हम इसको और डिटेल से देखेंगे। उसके पश्चात एकल नागरिकता जो विषय है हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। भारतीयों को, सभी भारतीय, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, पूरा जो संपूर्ण इलाका है, किसी भी नागरिक को अलग से भारतीय राज्य क्षेत्र की कोई नागरिकता प्राप्त नहीं है। सभी लोग भारतीय हैं। यही नागरिकता हमें मिली हुई है कौन से देश की प्रेरणा से, ब्रिटेन से। विधि का शासन, भारत में कानूनों के माध्यम से शासन जो चलता है वो ब्रिटेन से ग्रहण किया है। विधायी प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। विधि के समक्ष समानता, यानी सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार होगा। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो ये बात ऐसी की ऐसी आएगी। जो ब्रिटिश कानूनविद था डायसी, उसके द्वारा दी गई है ये बात। CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद, लोकसभा अध्यक्ष का पद, महान्यायवादी का पद, ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है, तो आप बता देंगे ब्रिटेन से। राष्ट्रपति की स्थिति, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की जो स्थिति होती है जैसे ब्रिटेन में सम्राट की होती है उसी प्रकार से भारत में होती है, ये बात भी आप यहाँ आसानी से बता पाएंगे। नौकरशाही, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, यह व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का जो उदाहरण है या जो व्यवस्था है वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। और जो लोक लेखा समिति, जिला कलेक्टर का पद है, ये भी हमने कौन से देश से
ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। जिला कलेक्टर का पद भारत में 1772 में बना था दोस्तों। कब बना था? 1772 में। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं, तो आगे जो बात आती है हम यहाँ पर देख लेंगे अमेरिका। अगला जो देश है नंबर 2 पर, वो कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमने कौन सी चीज़ें ग्रहण की हैं? अमेरिका से भी आप दोस्तों आराम से बता पाएंगे। अमेरिका के संविधान से हमने कौन कौन सी चीज़ों को अपने संविधान में जगह दी है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। मूल अधिकार जो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में आगे, भाग 3 में, जो भाग 3 मैग्ना कार्टा कहलाता है। इसकी प्रेरणा हमें कौन से देश के संविधान से मिली है? तो अमेरिका के संविधान से मिली है दोस्तों। अमेरिका ने भी 1791 में बिल ऑफ राइट्स के रूप में अपने संविधान में इसको जगह दी थी। मौलिक अधिकार सबसे पहले अब किस देश ने अपने संविधान में संविधान में स्थान दिया? तो सबसे पहले फ्रांस ने दिया था। किसने दिया था? फ्रांस ने 1791 में बिल ऑफ राइट्स के रूप में अमेरिका ने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया, और उसी से प्रेरित होकर हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को हमारे देश के संविधान में जगह दी। मौलिक अधिकार के बाद में आती है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता यानी सबसे जो ऊपर की चीज है वो संविधान है। संविधान से बड़ा देश में कोई नहीं है। तो संविधान की सर्वोच्चता, ये व्यवस्था भी हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है? अमेरिका के संविधान से। उसके बाद में दोस्तों आगे जो बात आती है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये व्यवस्था भी हमने कौन से देश के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में इस बात को जगह दी? तो अमेरिका के संविधान से। आपको भी पता है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। 3 प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार के अंगों के रूप में कार्य करती है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका यानी विधायिका विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन विधियों का क्रियान्वयन करती है, लागू करती है, और जो न्यायपालिका है उनका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से, कहने का मतलब उसकी मॉनिटरिंग करती है, निगरानी करती है, उसका परीक्षण करती है। तो यह व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। उसके पश्चात न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्दावली हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर भी लिखी हुई तो नहीं है, लेकिन ये दिखाई जरूर देती है। संविधान के अनुच्छेद 13 जब हम पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे, तो इसके बारे में और विस्तार से हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भाग 3 में आएगी इसके बारे में जानकारियाँ। न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है वो अनुच्छेद 13 है। और ये न्यायिक पुनरावलोकन मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी विधि जो संविधान से असंगत होती है, तो उन असंगत विधियों को शून्य घोषित कर सकती है न्यायपालिका, उनका परीक्षण कर सकती है। ये शक्ति होती है न्यायिक पुनरावलोकन की। उसके पश्चात ये बातें हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। उसके बाद में दोस्तों अगली बात आती है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। उसके बाद में आगे जो बात आती है वो आती है महाभियोग। महाभियोग इम्पीचमेंट कहा जाता है इसको, महाभियोग प्रक्रिया। ये राष्ट्रपति पर ही लागू होती है दोस्तों।
अन्य किसी भी पदाधिकारी को अगर हटाया जाता है तो हटाने की प्रक्रिया है, बोलचाल में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं महाभियोग। लेकिन महाभियोग शब्द भारतीय संविधान में केवल एक ही पदाधिकारी के लिए प्रयुक्त हुआ है और वो है अनुच्छेद 61 में कौन? राष्ट्रपति। तो महाभियोग प्रक्रिया हमने अमेरिका से ग्रहण की है। अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर भी महाभियोग लाया जा सकता है। अभी थोड़े दिनों पहले ही लाया गया था, लेकिन वो हालांकि पारित नहीं हुआ। महाभियोग प्रक्रिया तो अनुच्छेद 61 में आपको दिखाई देती है। ये कौन से देश के संविधान से प्रेरित होकर? अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में इसको जगह दी गई है। उसके पश्चात दोस्तों जो आगे बात आती है वो आती है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, वो बात हमने ग्रहण की है इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के संविधान से। और विधि का समान संरक्षण सभी नागरिकों को प्राप्त होगा, ये बात हमने ग्रहण की है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। ये लाइन आपको ऐसी की ऐसी लिखी हुई मिलेगी संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 में, जब हम समानता का अधिकार पढ़ेंगे। तो विधि का समान संरक्षण नागरिकों को प्राप्त होगा, ये बात हमने कहाँ से ग्रहण की है? अमेरिका के संविधान से। उसके बाद में अगली जो बात आती है वो आती है लिखित संविधान। लिखित संविधान, दुनिया में लिखित संविधानों का जनक कहलाता है दोस्तों अमेरिका। लिखित संविधान का जो प्रावधान है ये भी हमने कौन से देश से ग्रहण किया है? अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया है। उसके पश्चात एक भारत में जनहित याचिका जो लगाई जाती है, लोकहितवाद जिसको PIL कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको कहा जाता है, लोकहितवाद। ये प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ग्रहण की है? तो ये भी अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। उसके पश्चात और कौन कौन सी बातें थी तो हम यहाँ देख लेते हैं। प्रस्तावना, कौन सी बात दोस्तों? प्रस्तावना। जो वर्तमान भारतीय संविधान में जो लिखी हुई है प्रस्तावना, वो भारतीय संविधान का प्रवेश द्वार कहलाती है प्रस्तावना। ये भी हमने कौन से देश के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में इसको स्थान दिया है? तो आप बताएंगे अमेरिका के संविधान से। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। तो ये शक्तियों का पृथक्करण, ये व्यवस्था भी हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है? ये भी आप बता देंगे अमेरिका के संविधान से। उसके बाद में दोस्तों वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये व्यवस्था भी हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है? तो आप बता देंगे अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में आपकी शिक्षण व्यवस्था में काम आएंगी। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ इनसे बाहर नहीं रहेगी। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से ग्रहण किए। संविधान की सर्वोच्चता, ये व्यवस्था अमेरिका से ग्रहण की। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था हमने अमेरिका से ग्रहण की। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है न्यायपालिका की, वो हमने अमेरिका से ग्रहण की। भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद ग्रहण किया वो हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगती है वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। विधि का समान संरक्षण सभी नागरिकों को प्राप्त होगा, ये बात हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। लिखित संविधान का जो प्रारूप है वो हमने अमेरिका से ही लिया है। भारत का संविधान वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आपको पता है। लोकहितवाद यानी PIL जो है जनहित याचिका जिसको हम बोलते हैं, ये व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। प्रस्तावना जो भारतीय संविधान में प्रवेश द्वार के रूप में भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, वो भी हमने अमेरिका से ग्रहण किया है।
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत हमने कहाँ से ग्रहण किया है, तो ये भी अमेरिका से। और वित्तीय आपातकाल, ये जो व्यवस्था है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारत के किसी भूभाग में अगर वित्तीय साख या वित्तीय साख संकट में पड़ जाए तो उस भूभाग में भी भारत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ऐसी शब्दावली लिखी हुई है, तो ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। उसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं, तो आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, अगला जो पार्ट आता है वो आता है आयरलैंड। तीसरा जो देश आता है वो कौन सा आता है, आयरलैंड। हमने दोस्तों इंग्लैंड यानी ब्रिटेन पढ़ा कि ब्रिटेन के संविधान से कौन से स्रोतों को जगह दी गई भारतीय संविधान में। दूसरा अमेरिका देखा, जो दूसरे देशों में दूसरे नंबर पर आता है। नंबर 3 पर आयरलैंड आता है। तो आयरलैंड के संविधान से हमने कौन कौन सी चीज़ें ग्रहण की हैं, तो ये हम देखते हैं। नंबर 1 पर आप बता देंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व जब हम आगे भारतीय संविधान का डिटेल में अध्ययन करेंगे तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो एक सामाजिक और आर्थिक एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। DPSP कहा जाता है इनको, राज्य की नीति निदेशक तत्व हैं। तो ये हमने कौन से देश के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में ग्रहण किए हैं, आयरलैंड। उसके बाद में जो अगला आता है दोस्तों वो आता है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। अभी तो हम मोटे तौर पर राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है इसके बारे में सिर्फ ये जानकारी रखेंगे कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कैसी है। नाम सुना होगा आपने, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली। तो ये प्रक्रिया हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। काफ़ी थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, इसके बारे में हम अध्ययन तभी करेंगे जब हम राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे, तब इसको विस्तार से समझेंगे क्या होती है, किस प्रकार से व्यवस्था है। अब हम केवल सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली पर आधारित है, वो हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है, तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा जो थर्ड पार्ट आता है आयरलैंड से, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन या ऐसे कर सकते हैं आप, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना। यह व्यवस्था भी हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों, ध्यान होगा आपको कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो ये आप बता देंगे 12 सदस्यों। कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को, ठीक है, 12 सदस्यों को करता है। और ये 12 सदस्य कौन होते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला,
समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में जो उत्कृष्ट ये व्यवस्था होती है, उत्कृष्ट करने का मतलब अपने क्षेत्र के ये होते हैं विशेषज्ञ। क्या होते हैं? विशेषज्ञ, या जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा इन क्षेत्रों का अनुभव होता है, ज्ञान होता है, ऐसे 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। कौन से? सदन में, राज्यसभा। ये व्यवस्था भी हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है? आयरलैंड के संविधान से। तो तीनों बातें आप विशेष रूप से आयरलैंड के बारे में ध्यान रखेंगे कि आयरलैंड के संविधान से हमने कौन कौन सी चीज़ें ग्रहण की हैं। आराम से बता सकते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। और ये 12 सदस्य कहाँ से आते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट या अपने विषय के विशेषज्ञ या इन क्षेत्रों का जिसे लंबा अनुभव रहा हो, ये बातें आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और इनके बारे में और चर्चा आगे हम जब राज्यसभा संसद पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, अनुच्छेद 80 सब क्लोज 3 में आएगा इसका, तो वहाँ हम इसके बारे में और बातें करेंगे दोस्तों। उसके बाद में अगली जो बात आती है वो आती है नंबर 4 पर, और वो कौन सा है? वो आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कौन कौन सी चीज़ें अपने संविधान में ग्रहण की हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कौन सी चीज़ें ग्रहण की हैं, तो आप बता देंगे। सबसे पहले प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। उसके पश्चात प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है? प्रस्तावना की भाषा, या कह सकते हैं दर्शन, या कह सकते हैं भावना। एक ही बात है दोस्तों, या आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे ये बातें। भावना, दर्शन या भाषा, ये हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। प्रस्तावना हमने अमेरिका से ग्रहण की थी, और प्रस्तावना की भाषा, दर्शन या भावना हमने कहाँ से ग्रहण की है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जब हम प्रेम्बल पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, उद्देशिका, तो इसके बारे में और ज़्यादा बातें करेंगे। केवल मोटे तौर पर हम स्रोत के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हमने दूसरे देश के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में जोड़ी हैं। तो प्रस्तावना की भाषा हो गई। एक संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक जो वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, आपको पता है जब दोनों सदनों में किसी विषय को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जब कोई विधेयक पारित नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर क्या संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 118 में किया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 108 में, और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 118 में, ये ध्यान रखेंगे। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। ये बात आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में थर्ड बात आप ध्यान रखेंगे, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण की है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। भारतीय संविधान में संघ और राज्य के मध्य विषयों का जो विभाजन है उसके अंतर्गत 3 सूचियां निर्धारित की गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषयों पर
राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार है, पहले राज्य कानून बनाता है, उसके पश्चात विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही अंतिम रूप से प्रभावी या बाध्यकारी माना जाता है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान भी हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। ये तीनों बातें आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से संबंधित तथ्य। उसके बाद में आगे जो बात आती है दोस्तों, उसमें हम देखेंगे अगला जो देश है नंबर 5 पर आएगा ये, और यहाँ हम देखते हैं फ्रांस। फ्रांस के संविधान से हमने कौन सी बातें ग्रहण की है? तो फ्रांस के संविधान से सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है? तो बताएंगे फ्रांस के संविधान से। और इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना। फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी 1789 में, उसके फलस्वरूप फ्रांस ने अपने संविधान में इन चीज़ों को सम्मिलित किया था, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना। तो यही बातें हमने जब हमारे संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो ये व्यवस्था काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, बेहतर व्यवस्था है, जो आपस में संबंधों को, एक दूसरे व्यक्ति को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। तो ये व्यवस्था हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है? फ्रांस के संविधान से ग्रहण की है। ठीक है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था रिपब्लिक कहा जाता है जिसको, और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की यानी भाईचारे की जो भावना है, ये भी हमने कौन से देश के संविधान से प्रेरित होकर अपने देश के संविधान में इस बात को सम्मिलित किया? तो फ्रांस के संविधान से। उसके बाद में दोस्तों आगे हम ध्यान देते हैं तो अगला जो नंबर आता है वो हम बता देंगे जर्मनी। कौन सा देश? जर्मनी। जर्मनी से हमने कौन सी बातें ग्रहण की हैं? तो जर्मनी से हमने जो बात ग्रहण की है दोस्तों वो है आपात उपबंध। आपात उपबंध बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। आपातकालीन जो प्रावधान है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक भारतीय संविधान के भाग 18 में इनका उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां होती हैं। आपात उपबंध हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया है दोस्तों? तो ये बताएंगे आप, जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है। इसका मतलब ये होता है आपातकाल में, ये आप ये बात भी ध्यान रख लें साथ साथ, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब इनके बारे में और बताएंगे। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है दोस्तों। अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या होती हैं? सभी प्रकार की जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? तो अनुच्छेद 19, उसमें जो भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही वो क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले समाप्त होती है, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में नहीं होती है। तो आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, ये व्यवस्था भी हमने कौन से देश के संविधान से प्रेरित होकर अपने देश के संविधान में जोड़ी है? तो जर्मनी। उसके बाद में अगला जो नंबर आता है नंबर 7, तो 7वां नंबर हम यहाँ पर देखेंगे जापान। कौन सा देश? जापान। जापान से हमने कौन सी चीज़ ग्रहण की है? तो विधि द्वारा
स्थापित प्रक्रिया। कन्फ्यूजन होता है दोस्तों इनमें, कैसे? क्योंकि आपको पता है विधि का शासन हमने कहाँ से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन से। और उसके बाद में, या कह सकते हैं उसको, विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। विधि यानी कानून के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से ली है? तो ये जापान के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में ग्रहण की है। उसके बाद में अगली जो बात आती है वो आती है कौन सा देश? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने कौन सी बात ग्रहण की है? तो यह आप इम्पोर्टेंट बात है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत जो होती है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है। बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम संविधान ये पढ़ेंगे आगे, जो जो हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो इसके बारे में बार बार चर्चा होगी और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से। अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार से? तो 2 प्रकार से होती है। इसके बारे में आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो दूसरी चीज़ ग्रहण की गई है वो कौन सी है? तो ये भी आप ध्यान देंगे, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? आपको पता है दोस्तों, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। और ये व्यवस्था हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है? तो ये भी आप बताएंगे, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है। इंपॉर्टेंट बात है, दोनों बातें ध्यान रखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। उसके बाद में अगला जो देश आता है उसको हम देखेंगे, रूस। कौन सा देश है? रूस। ये सॉरी, आप यहाँ सोवियत संघ भी डाल सकते हैं क्योंकि तत्कालीन समय में सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था ये। आज तो ये रूस है, पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो रूस के संविधान या सोवियत संघ से हमने कौन सी प्रेरणा ली है? कौन से स्रोत की प्रेरणा ली है? तो सोवियत संघ से हम एक तो बताएंगे मूल कर्तव्य। सबसे पहले आप बताएं पंचवर्षीय योजनाएं। उसके बाद में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। संविधान के भाग 4 में 4A यानी 4K जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 के में इनका उल्लेख है, मौलिक कर्तव्य। और उसके बाद में 3rd में आप ध्यान रख लेंगे, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो दिया गया है वो भी हमने सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में इसको स्थान दिया है। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है, ये सोवियत संघ ने भी जो रूसी क्रांति थी 1917 उससे प्रेरणा लेकर अपने संविधान में स्थान दिया था इसको। तो ये बातें हमने अपने संविधान में अंतर्निहित की हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान, जो 5 साल की योजनाएं हैं, वर्तमान में तो ये नहीं है, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये व्यवस्थाएं, जबकि कोई मौलिक उल्लेखित नहीं है ऐसी बातें, लेकिन हम बेसिक तौर पर इनको इस्तेमाल करते आए हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो स्वरूप है ये हमने कौन से देश के संविधान से? तो आप बताएंगे सोवियत संघ यानी रूस। और दूसरा मौलिक कर्तव्य और तीसरा प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक
न्याय का जो प्रावधान है वो भी हमने रूस के संविधान यानी सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया। और उसके बाद में अगला जो आता है नंबर पार्ट 10वां, यहाँ हम देखेंगे कनाडा। कौन सा देश? कनाडा। कनाडा के संविधान से हमने कौन से प्रावधान अपने संविधान में जोड़े हैं, तो यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आती है संघात्मक शासन। संघात्मक शासन, संघात्मक शासन व्यवस्था। इसके अलावा आप बता देंगे केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। उसके बाद में अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट विषय कह सकते हैं। राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद। और इसके अलावा एक बात, उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी, परामर्शी न्याय निर्णय। यह आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो कनाडा के संविधान से हमने कौन सी चीजें अपने संविधान में जोड़ी हैं, या कहने का मतलब जिनसे प्रेरणा लेकर हमने अपने संविधान में इनको स्थान दिया है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था, वर्तमान में आपको पता है संघात्मक शासन व्यवस्था भारत की एक मुख्य विशेषता है। भारत राज्यों का संघ है और जिस प्रकार से भारतीय शासन व्यवस्था उसी प्रकार से राज्यों की शासन व्यवस्था है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान, केंद्र राज्य संबंधों का जो प्रावधान है ये भी हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। अवशिष्ट विषय, जो ऐसे विषय जो भविष्य में उत्पन्न होंगे, आपको पता है अनुच्छेद 248 में इनके बारे में व्याख्या की गई है। जो विषय भविष्य में उत्पन्न होंगे इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में होगा। ये भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से। राज्यपाल का पद, कई परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। राज्यपाल का पद हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। विशेष बात है, राज्यपाल का पद कौन से देश के संविधान से? कनाडा के संविधान से। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये जो प्रक्रिया है ये भी हमने कौन से देश के संविधान से अपने संविधान में जोड़ी है, या कहने का मतलब प्रेरित होकर अपने संविधान में स्थान दिया है, कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर। और एक दोस्तों आपने पढ़ा होगा राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। ये शब्दावली शायद आपने देखी होगी, पढ़ी होगी और बहुत बार बार आती है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 भाग फर्स्ट में ही इसका उल्लेख है, भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये राज्यों का संघ क्या है? राज्यों का संघ आपको पता है एक यूनियन है। क्या है दोस्तों? यूनियन है, न कि कोई फेडरेशन। कहने का मतलब राज्यों का संघ कोई समझौते का परिणाम नहीं है, एक यूनियन है। संघ के रूप में परिभाषित किया गया है कि सभी राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो राज्यों की संघ की जो ये शब्दावली है ये हमने कहाँ से ग्रहण की है? ये हमने कहाँ से ग्रहण की है? तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। राज्यों के संघ की जो शब्दावली है हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है? तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। कौन सी? ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से हमने राज्यों की संघ की जो शब्दावली है वो ग्रहण की है दोस्तों। ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
तो हमने विस्तार से भारतीय संविधान के जो विभिन्न स्रोत हैं उनके बारे में चर्चाएं की हैं कि कौन कौन से देशों के संविधान से हमने कौन कौन से स्रोत अपने संविधान में प्रेरित होकर जोड़े हैं, उनको स्थान दिया है। आज की क्लास के लिए हम इतना ही देखेंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट हम देखेंगे शेड्यूल यानी अनुसूचियाँ। अगली क्लास जो होगी उसमें हम भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं 12, उनके बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से, डिटेल से। महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।